हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। So welcome to the previous year question papers solution series. So today we are going to discuss about the CBSE Physics Board paper year है 2019, and today we are going to discuss the set 2 in which we covered all the subsets of the set 2 like 1, 2, 3, but we are going to discuss those questions in the subsets which are different from that previous subset. ओके, तो गेट सेट रेडी एंड जल्दी से करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज की स्टार्टिंग। तो चलिए बात करते हैं 21st क्वेश्चन के, और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था उसकी, जिसमें पूछा गया है ए पोर्शन में स्टेट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स के अगर आपको टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बताने तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आर एज फॉलोज। द फर्स्ट फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, या फिर आप कह सकते हो इसको कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर में आप क्या लिखोगे? दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये आप दो फीचर्स लिख दोगे। देन योर क्वेश्चन इन बी पार्ट इज ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। सेपरेशन के साथ में आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताना है, तो हमने बना रखा है। हमने क्या बना रखा है कि ये आपका जो एक्स, ये वाई एक्सिस है, इसमें आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड ये जो आर है दैट इज योर सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियस, और ये आपका है किसमें? एफ एम। व्हाट इज द एफ एम? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नो, दिस इज योर फर्मी मीटर। ओके, What is this? This is फर्मी मीटर। तो आपका जो सेपरेशन होता है न्यूक्लियस का वो किस में लेते हो? आप फर्मी मीटर में लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया था, बट हमको यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखना है। हमको ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो मैंने आपको अलग से लिख दिए है। अब इस ग्राफ को आप प्लॉट करोगे। यहाँ तो ये बना हुआ है, वहाँ पर आप प्लॉट करोगे। आप लिखोगे 0 100 -100 इज नीचे वाला, 0 1 2। यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स जो हैं अगर बहुत पास में हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, तब आपकी जो फोर्स है वो क्या रहेगी? रिपल्सिव रहेगी। क्यों रहती है भाई, बताओ? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होंगे तो आप वो रिपल करेंगे, तो फोर्स आपकी हो जाएगी रिपल्सिव। एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो देख लो यहाँ पर ये कब का सिनेरियो? जब R इज लेस देन R0। तो ये रहा आपका R0। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव साइड है ना। अब जैसे ही इस पॉइंट पर आकर जब R जो है वो बढ़ा, जब आपने R को बढ़ाया, मतलब जब R आपका ग्रेटर हुआ R0 से, देन योर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम नेगेटिव। देख लो भाई, मैं जो अगर गलत बोल रही हूँ, जैसे ही ये बड़ा R क्या हुआ? ये नेगेटिव होना शुरू हुआ, नेगेटिव में ही रहा, 1 2 3 के नीचे वाले में ही रहा, नेगेटिव रहा। तो यहाँ पर जो आपकी फोर्स रही वो क्या रही? अट्रैक्टिव रही। सो ये आप अपना ग्राफ बनाओगे एंड वहाँ पर ये आप बताओगे हियर जो है आपकी फोर्स जो है वो रिपल्सिव है, एंड इधर वाली जो फोर्स है वो आपकी अट्रैक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, एंड हम मूव करेंगे अपने 22nd क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें बोला है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इज गिवन टू यू, दैट मीन्स A is given to you 60 degrees, made of a transparent material of refractive index, that is mu,
अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री आ रही है भैया KL पे इन द फिगर, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके चलो, अब जब कोई भी लाइट किसी प्रिज्म पर नॉर्मली आती है तो क्या करती है, वो स्ट्रेट जाती है, तो ये भी भैया स्ट्रेट गई, स्ट्रेट जाकर इस वाले फेस पर जब आई KM से, वहां से उसके फेस के अलोंग वो डेविएट हो जाती है ना। चलो ठीक है, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड दिस इज योर एंगल, लेट्स सी I1। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एंगल ऑफ इमर्जेंस ले लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने I1 मान लिया, ये आप सब लिखोगे वहां पर। अब यहाँ पर देखें ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अगर इन ट्रायंगल हम लेते हैं KQ और इस पॉइंट का हम नाम दे दें R, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल KQR व्हाट इज दिस एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 90 डिग्री, एंगल KRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या लिख दिया, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस KRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल्स। KRQ कितना हो गया आपका, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, व्हाट इज दिस 180 डिग्री माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये वाला जो एंगल है KRQ, ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, है ना। चलो ठीक है, अब यहां से आप क्या I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 90 माइनस 30, तो I1 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली लाइन आ रही है तो ये एंगल कितना बनाएगी, यहाँ से 90, ये पूरा अगर 90 होगा और ये 30 है तो ये एंगल तो निकालना फिर इजी हो गया आपके लिए, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस R पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो हम लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ at point R where G refractive index of glass और एयर का आप लिखोगे तो क्या आएगा, ऊपर साइन I आएगा कि साइन E आएगा, तो आपका जवाब आएगा इट्स साइन I अपॉन साइन E। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस I, इट्स I1 और I। अब देखो, जब यहाँ पर जो लाइट जो नॉर्मली आई है तो इस केस के लिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉर्मली आई है ना, तो उसमें इंसिडेंट बिल्कुल रिट्रेस कर गई है, पास सेम रिट्रेस तो नहीं कह सकते हो, स्ट्रेट चली गई है, तो यहाँ पर तो वो 0 है, तो यहाँ पर ही एंगल I1 होगा, तो आप क्या लिखोगे, साइन I1। अब इस पॉइंट पर साइन I1 ही तो है। ठीक है, अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से मैं कह सकती हूँ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन, इस तरीके से अगर लिखूंगी तो ये हो जाएगा साइन E अपॉन साइन I1, है ना। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन I1। ठीक है, सारी वैल्यूज को रखो, ये कितना हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन √3 एंड दिस इज साइन E अपॉन साइन 60 डिग्री, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा साइन E इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, कैसे आ गया, साइन 60 की वैल्यू रखोगे √3 अपॉन 2, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन E इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका आ जाएगा 90 डिग्री। अब जैसे ही आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल गया, क्या एंगल ऑफ डेविएशन निकाला सिंपल हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या होता है, दैट इज I प्लस E माइनस A, वेयर दिस वन इज I, दिस इज नॉट I1, दिस इज दिस वन I। ठीक है, तो ये 0 है, प्लस E कितना आया है 90 डिग्री है, A कितना है आपका 60 डिग्री है, व्हाट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज 30 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे खेल किसका है, ये अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है कि कोई भी रे अगर किसी फेस पर नॉर्मली आती है तो वो एज इट इज चली जाती है, फिर दूसरे वाले फेस पर जाके एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखते हो, यहाँ पर इस फेस के अलोंग गई ना, है ना, टकराई और फिर इस तरीके से चली गई,
गई ना, ठीक है। यहां से आपका ये डेल्टा भी निकल आया, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी निकल आया, और यहीं पर आपका जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें पूछा गया है कि शो ऑन अ प्लॉट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। फर्स्ट आपको कंडक्टर के लिए प्लॉट करना है, देन आपको प्लॉट करना है सेमीकंडक्टर के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के। तो पहले आप इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, देन द क्वेश्चन इज यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलोइजन, एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ अ कंडक्टर increases and while in the case of semiconductor it decreases. So here you can see the two graphs which was a plot between the resistivity and the temperature. Okay, temperature is in Kelvin and the resistivity is denoted by रो। तो यहाँ पर ये जो P है ये P नहीं है, ये रो है एक्चुअली में। ओके, अब इन दोनों में से विच ग्राफ इज फॉर कंडक्टर एंड विच ग्राफ इज फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ना आंसर थोड़ा सा देखा गया है कि कंडक्टर का ग्राफ जो है ना इंक्रीजेस वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है जिसमें आपको रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते दिख रही है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। देखो 50 पर ये 100 एंड 150 पर इतनी हो गई है ना। वेयर इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ग्राफ रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। सो दिस इज द प्लॉट फॉर अ सेमीकंडक्टर। तो आई थिंक यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ अ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर डेंसिटी, यही है। तो वी नो दैट द नॉर्मल करेंट क्या होता है, NEAVD, where N is the number density, E is the electron, A is the area and VD is the drift velocity. So what is drift velocity? So this is the formula for drift velocity, है ना। चलो drift velocity का भी फॉर्मूला देख लिया। Can we put this one into this? Yes, then we will see that NEAVD is EE upon M tau. Okay. Now we also know that E is equal to V upon L, where V is the potential difference and L is the length across the conductor and तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो दैट इज NE स्क्वायर A V upon LM tau. Okay, now what we are going to do, can we make this, if they are going to this side, that's I upon V is equal to NE square A tau upon LM. Okay, अब मुझे बताओ कि क्या इससे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आपका जवाब आएगा अभी तो नहीं मिल रहा है, बिकॉज वी नो दैट V इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R और R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मुझे R मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो क्या आएगा मेरा 1 अपॉन R, है ना। तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, रेसिप्रोकल करूंगी टू गेट this value is in terms of a resistance, so it will become V upon I ml upon NE square A tau. So now R is equal to ml upon NE square A tau. Okay, where M is the mass of the electron, L is the distance, N is the number density, E is the charge on the electron, A is the area and tau is the relaxation time. Okay, now we also know that a normal resistance is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity, L is the length and A is the area. So can we make this formula as like this one? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर L upon A अलग कर दूँ टाउ और यहाँ पे क्या लिख दूँ L upon A. Now can we compare these two? तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल R है, L upon A है, L upon A है। What is rho then? Then the rho का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से M upon NE square upon tau. So this is the formula for the resistivity in terms of a number density and the relaxation time. Don't call this tau as a torque. Remind this is your relaxation time.
ओके तो चलिए अब बात करेंगे हम कौन से वाले क्वेश्चन की। अब देखो हमने यहाँ तक देख लिया, हमने डेरिवेशन भी निकाल लिया एक्सप्रेशन निकालने के बाद। अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट की कि हाँ भाई कंडक्टर में जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज क्यों हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बाद, या फिर सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बाद। तो चलिए पहले बात करते हैं कंडक्टर वाले की। तो कंडक्टर में बच्चों होता क्या है आप मुझे ये बताओ। तो आपका जवाब आना चाहिए कि कंडक्टर में तो मैम रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो एट रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, अब जैसे ही आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो अब कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आइटम है, आइटम्स के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। जैसे कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये आइटम्स है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर इसमें बढ़ा दिया तो क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। जैसे ही यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो जो यहाँ पर जो कोलॉइजन की जो स्पीड थी कोलॉइड होने की वो क्या हो गई, बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ा। अब कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट करने लगेगी, अभी मैं ऐसे खड़ी हूँ ना, ये मेरे पेन ऐसे है नॉर्मल, मैं इसको ऐसे 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 जैसे ही मैंने इस पेन को फास्ट इसे करा मूवमेंट, वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन आने के साथ साथ उसमें क्या होगा, कोलॉइजन बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अब वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, दैट मीन्स कोलॉइजन इंक्रीजेस। ठीक है। अब अगर कोलॉइजन इंक्रीज हो गया तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। जब आइटम है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, से इसको स्ट्राइक किया तो ये यहाँ से इसने आराम से जाके इस वाले आइटम को जाके कोलॉइड किया, स्ट्राइक किया, बट यहाँ पर वो आराम से कर रहा है। अगर यहीं पर हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, कोलॉइजन बढ़ गया, तो क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड अगर बढ़ गई है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि अब जो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले तो ये आराम से चल रहा था रिलैक्स होकर, अब इसमें क्या हो गया, इसका ये टाइम, क्योंकि हमारे में अभी कोलॉइजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, बात हो गई क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं इस वाले फॉर्मूले से, रेजिस्टिविटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द relaxation time, so therefore resistivity is increases, resistivity increases, then resistance is also increases from the formula I is equal to rho L upon A, है ना। तो ये तो कहानी हो गई भाई किस चीज़ की, हमारे कंडक्टर की। अब कंडक्टर में एक्चुअली में होगा एक चीज़ और, क्या है वो चीज़ कि कंडक्टर में हमारा जो आयनाइजेशन हो, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाए, एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंच गई, तो वहाँ पर जो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है। देखो कुछ लोग ना यहाँ पे गलती होती है, जिसके कारण नंबर डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब नंबर डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गई। तो हम ये वाला केस क्यों नहीं लेके चलते हैं, इस वाले केस के अकॉर्डिंग ही क्यों ग्राफ बनता है, यही वाला ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हमको इस वाली सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम इस यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये वाला रीजन। ठीक, डन हो गई यहाँ तक बात। चलो अब देखेंगे सेमीकंडक्टर वाला केस। तो चलो अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर में क्यों रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर में ना दो केस होंगे। पहला केस तो वही है कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा, तो अगर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो कोलॉइजन बढ़े।
ठीक है, कोलॉइजन बढ़ा तो क्या हुआ, टाउ डिक्रीज हुआ, जिसके कारण रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई. दिस इज द फर्स्ट केस. एंड द सेकंड केस इज ऑल्सो द सेम. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज, है ना. इफ दिस वन इंक्रीजेज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज. तो हम यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा एक्सप्लेनेशन इसके लिए सही रहेगा? अब यहाँ पर सही माना जाएगा ये वाला एक्सप्लेनेशन, बिकॉज यहाँ पर नंबर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस वन. बिकॉज क्योंकि सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, बहुत ही कम है, ना मात्र के हैं, तो इतना ये वाली कहानी बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाला कि टेम्परेचर बढ़ा, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, जिसके कारण हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई. यहीं पर हमने अपना पूरा क्वेश्चन यहाँ तक का सॉल्व कर लिया है पार्ट्स में, है ना. तो अब आपको कितने मिल जाएंगे यहाँ पर? 3 मार्क्स मिलेंगे. कब मिलेंगे? जब आप वहाँ पे ये भी मेंशन करोगे व्हाट इज आर, व्हाट इज रो, व्हाट इज एल, व्हाट इज ए, व्हाट इज एम, व्हाट इज टाउ, व्हाट इज ई, है ना. ये सब चीज़ें जब तक आप बताओगे नहीं तो वो कुछ ना कुछ नंबर कम कट कर लेंगे. तो आपको भी अपना स्मार्टली आंसर देना है इन योर वर्ड्स विद द प्रॉपर टर्म्स एंड ऑल द थिंग्स. ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो चलिए बात करते हैं 25th क्वेश्चन की, जिसमें है कुछ पार्ट्स, एंड जो सारे पार्ट्स को जब आप सॉल्व कर लोगे तब आपको जो मार्क्स गेन होंगे वो होंगे आपके 5 मार्क्स. ठीक है. इसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है. डेवलप्ड व्हेन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू यू, दैट इज a, इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक हमने 17-18 में भी सॉल्व किया है. तो यहाँ पर बेसिकली हम जानते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स, है ना, सब जानते हैं उसके फॉर्मूले के बारे में. सो बेसिकली इसका कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ई बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स इज एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड. ओके, ठीक है. अब यहाँ पर खुद बोला गया है कि जो हमारा कॉइल है वो रोटेट हो रहा है एक एंगुलर स्पीड से. जब वो कॉइल रोटेट करेगा एक एंगुलर स्पीड से तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा. ईएमएफ क्या होता है, -d∅dt होता है. ये कहाँ से आया था, ये फराडे जी ने कहा था. तो ये क्या है, हमारा फराडेज लॉ है, where this E is the EMF and phi is the flux. Can we put this to here? बिल्कुल, ये वाला पूरा उठा के यहाँ रख दो. तो ये क्या हो जाएगा, -d/dt NBA cos omega t. Now n is constant, B is constant, A is constant. तो take it outside. तो ये हो जाएगा -NBA d/dt cos omega t. If you are going to do the differentiation of cos omega t with respect to the t, then it will become NBA. माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा. तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, वेयर दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF, because if the coil is rotated with the angular speed omega, then the flux is induced, then the EMF is induced in that one. So the formula for the EMF induced is -d∅dt. Okay. और आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो E0. So your expression for EMF is equal to E0 sin omega t. और आप चाहो तो यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हो. There is no issue with the पोर्शन. ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे फिनिश करके लिख सकते हो. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द EMF induced EMF developed when a coil having a number of turns and area of cross section A is rotated at a constant speed omega in a uniform magnetic field. तो ये तो बहुत ही सिंपल था.
बहुत बार किया है, आई थिंक सारे स्टेप्स सबको याद भी हो गए होंगे अब तो। अब देखेंगे इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं 25th क्वेश्चन के बी पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि अ व्हील विथ 100 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of the earth magnetic field. If the resultant magnetic field at that place is 4 into 10 to the power minus 4 Tesla and the angle of dip given to you that is 30 degree, find the EMF induced between the axle and the rim of the wheel. Okay, so what is the given portion that you have to write on the one side? तो given portion में है आपके पास L is equal to 0.5 meter and then V is given to you which is 120 revolution per minute. Now we are going to change this in it revolution per second में, तो it will become 2 revolution per second. So what is omega? That is omega is the angular speed which is equal to 2 pi v which will become 4 pi radian per second. Then you have a magnetic field component, but that is a resultant magnetic field which is 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. Then angle of dip is given to you that is 30 degree. If angle of dip is here, then there is a horizontal and a vertical component is there. And here the mentioned thing is कि जो plane है वो normal है, horizontal component of the earth magnetic field. Then BH is become B cos delta, that is 4 into 10 to the power minus 4 multiply cos 30 which is equal to 4 into 10 to the power minus 4 multiply root 3 by 2 which is equal to 2 root 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. So this is the horizontal component of the earth magnetic field. Now what you have to calculate, that the induced EMF between the axle and the rim of the wheel. So the EMF induced is equal to, the formula for this is B omega L square. This formula is given into the NCERT. This is a direct formula for this one, where B is the magnetic field, omega is the angular speed and L is the length. Now put all the values. तो here ये क्या हो जाएगा, that will become BH, because यहाँ पर हमें horizontal component consider करना है, and ये हो जाएगा 2 root 3 into 10 to the power minus 4 ओमेगा हो गया आपका 4 पाई मल्टीप्लाई L क्या है आपका 0.5 का स्क्वायर. ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, इट विल बिकम रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 पाई मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट, सो दिस इज योर आंसर फॉर द EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द EMF इंड्यूस्ड. सो हियर 25th क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फिनिश्ड. बिल्कुल फिनिश्ड है, कोई दिक्कत नहीं है. ए पार्ट भी सिंपल था, बी पार्ट भी सिंपल था, एंड द क्वेश्चन इट कैरीज अ 5 मार्क्स. तो आई थिंक सबको ये पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, है ना. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की. क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू द पेपर 2019 सेट 2. इसमें ये पोर्शन में बोला गया है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन अ करंट आई डेवलप्स इन इट and obtain the expression for the magnetic energy density. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक इंडक्टर बना लेते हैं. ये रहा आपका अगर इंडक्टर, इसमें जब ये करंट आई प्रोड्यूस्ड हो जाएगा तब आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी. दिस इज योर क्वेश्चन. बेसिकली वी नो दैट कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. दिस इज योर करंट. फ्रॉम हेयर डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी. ठीक है. Now if we want to calculate a magnetic energy stored in an inductor, that means small amount of work done is there. हमें अगर वहाँ तक पहुँचना है तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होता है दैट इज LdI/dt. अब अगर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज अगर हमने यहाँ पर दिया बैटरी से अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, दैट मीन्स इफ एक्स्ट्रा charge given to the inductor from the battery
अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, देन जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसको करने में, तो वर्क डन आपका होता है मॉड ऑफ ई डी क्यू। ठीक है, यहीं पर आप अगर आपने डी क्यू की जगह पर रखोगे आई डी टी और इसकी जगह पर आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, कैपिटल आई भी ले सकते हैं, डी क्यू हो जाएगा आई डी टी, ये हो गए कैंसिल, ये बचेगा एल डी आई डॉट डी आई। ये हमने क्या लिखा है, हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, इस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज हम दे रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगेंस्ट में तब। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा वर्क डन निकलेगा विच स्टोर्ड एज अ मैग्नेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी यू। इंटीग्रेशन कहाँ से, देखो एल हमारा कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन हम अगर आई का कर रहे हैं तो हमने जीरो से आई नॉट फाइनल करंट तक हम दे रहे हैं, तो आई डॉट डी आई, तो ये जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये निकल कर आएगा एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। दिस इज योर फाइनल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर व्हेन करंट आई इज डेवलप्ड इन दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना आई लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आई नॉट कर दी है, तो आप इसको अपने तरीके से चेंज कर लेना। तो फॉर्मूला क्या हो गया अब इसका, कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, ये हाफ एल आई स्क्वायर, आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आई ही चाहिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर आई नॉट मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, ये तो आपका फॉर्मूला आई क्या, अब बोला क्या है कि आपको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मली हमारी डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हो दैट इज यू अपॉन एरिया। व्हाट इज यू, एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। व्हाट इज एल, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस हेयर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। Now we are going to put the value of L here, so then it will become mu naught n square AL I naught square. So this is the formula जो यहाँ पर बन जाएगा इस L की जगह पे, जब हमने ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला रखा तो ये हो जाएगा अब म्यू नॉट n स्क्वायर AL I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और एरिया क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये V होगा आपका। तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया जो है उसमें अगर एक लेंथ का मल्टीप्लाई और कर दें तो ये AL हो गया इसका एरिया, है ना। एरिया प्लस मल्टीप्लाई बाय वन मोर लेंथ देन विल बिकम मीटर क्यूब। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास कितना बचेगा, अब कितना बचेगा, हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर I नॉट स्क्वायर। सो दिस इज योर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन। तो क्या करा, सिर्फ इसके लिए मैग्नेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए और आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, और जो आपका फॉर्मूला आया था, आप चाहते तो जरूरी नहीं है कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल रखो, आप एल के फॉर्मेट भी निकाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सारा आपने देख लिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। तो चलिए देख लेते हैं 26th क्वेश्चन। अब 26th क्वेश्चन के पहले इस 25th क्वेश्चन के बी पार्ट को हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया गया है प्रीवियस सेट में। अब इसके 26 के ए पोर्शन में बोला है कि व्हाई कैन नॉट द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस बी ऑब्जर्व्ड बाय एलिमिनेटिंग 2 पिन होल्स विथ 2 सोडियम लैंप्स। क्यों नहीं होता है फिनोमिना इंटरफेरेंस का, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए जो फिनोमिना, जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी होती हैं कि वो जो सोर्स है वो आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए सोर्सेस का, यानी वो जो दोनों सोर्स हों उनमें क्या हो, फेज डिफरेंस सेम हो, है ना, तब आपका इंटरफेरेंस अकर होता है। बट इन केस ऑफ अ सोडियम लैम्प्स दिस इज नॉट अ कोहेरेंट सोर्स, ये एक आपका नॉन कोहेरेंट सोर्स है।
अगर अभी ये नॉन कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, बिकॉज मिलियंस ऑफ आइटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। Therefore कि वन ऑफ द वेव, तो मतलब जितनी भी रैंडम वहां से बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, उनमें से किसी वेव्स में जो एमिट होकर आ रही हैं उसमें रैंडमली फेज डिफरेंस चेंज हो जाता है, जिसके कारण इस सोडियम लैंप के यूज से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है इंटरफेरेंस पैटर्न को अकर होने का वो फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, हमने देख लिया इसका ये पोर्शन, अब देखते हैं इसका बी पोर्शन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बी पोर्शन की, जिसमें बोला गया है कि टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट्स y1 which is equal to a cos omega t and y2 is equal to a cos omega t plus phi, where phi is the phase difference from the two coherent sources इंटरफेयर टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ऑब्वियसली इंटरफेरेंस पैटर्न अगर अकर हो रहा है तो वहाँ पर जो सोर्सेज है वो हमारे कोहेरेंट रहने चाहिए। फिर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, जिसको हम आई मान लेते हैं, और कंडीशन बतानी है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, इफ द वेव्स हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट है, बट इन केस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज एन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच विल लाइक वाई, which follows the superposition principle, that means y1 plus y2, and if y1 is here a cos omega t as given to us, that a cos omega t plus phi, यहाँ से ये a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा cos omega t plus cos omega t plus phi. Now we are going to apply, we are going to use the cos A plus cos B, where omega t plus phi will act as a B and this will act as a A. So what is the formula for the cos A plus cos B? So that is equal to 2 cos A plus B upon 2 dot cos A minus B upon 2. So this is your formula, cos A plus cos B का. Apply this formula into this, then it will become y is equal to a cos omega t plus phi upon 2 भी आप बाहर निकाल लीजिए, डॉट cos omega t माइनस phi upon 2। ठीक है, यहाँ से ये ओमेगा टी कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 2 cos 2a cos 2 omega t plus phi upon 2 dot cos minus phi upon 2. As we know that cos minus theta is equal to the cos theta, that means 2a cos 2 omega t plus phi upon 2 dot cos phi upon 2। कैसे हो गया, हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। Now let a is equal to 2a cos phi upon 2. If we are going to use 2a and this is equal to capital A, so it will become a cos 2 omega t plus phi upon 2. This is your expression for the resultant displacement, है ना? Now when we consider this as a is equal to 2a cos phi by 2, then we know that your intensity follows your amplitude square. So this A is your amplitude, then it will become 4a square cos square phi upon 2. Therefore resultant intensity expression is like this one. ओके, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये है, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये है। नाउ यू हैव ऑल्सो मेंशन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इन केस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव की अगर बात करें, वेयर cos phi upon 2 is equal to plus minus 1, और आप यहाँ पे लिख सकते हो cos phi upon 2 is equal to cos n pi, that means phi is equal to 2n pi for the constructive interference. Okay, so this is your condition for the constructive interference, that cos phi upon 2 pi by 2 is equal to n pi, that means phi is equal to 2n pi. For the case of a destructive interference, then cos phi upon 2 is equal to 0, that means cos phi upon 2 is equal to cos 2n plus 1
pi upon 2, that means phi upon 2 is equal to 2n plus 1 pi upon 2, where 2 से 2 हो गया cancel, then phi should be equal to the 2n plus 1 pi. So this is your condition for the destructive interference. In the case of a destructive interference, then cos pi by 2 should be equal to the 0, and in case of a constructive it should be equal to the plus minus 1. So that's it, and this is your question number 26. Now after solving the B portion of the question number 26, let's talk about the C portion. In this portion, two wavelengths of sodium light where the lambda 1 is given to you 590 nanometer, lambda 2 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place, and a single slit of aperture is given to you, that means this should be your A. If the distance between the slit and the screen, that means this is your capital D. Calculate the separation between the position of first maxima of diffraction pattern obtained in the two cases. ठीक है, अब जब भी हमें कोई ऐसा होता है जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा दूसरे मैक्सिमा कैलकुलेट करने होते हैं. अब मैक्सिमा क्या होते हैं? जहां पर आपकी हायर इंटेंसिटीज ऑब्जर्व होती हैं. सो अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा, इफ योर maxima other than central maxima, the condition for your maximas is equal to the A theta is equal to the n plus half lambda. ये किसके लिए है? जब आप सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा दूसरे मैक्सिमा निकाल रहे हो तो यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 रखोगे बिकॉज ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहे हो. ऐसे सेकेंड मैक्सिमा भी निकाल सकते हो n इक्वल टू 2 रखकर. ठीक है, वेयर इज थीटा इज इक्वल टू द y upon capital D, where y is this, y is equal to position of maxima and this D is the distance between the slit and the screen and A is the aperture here, lambda is the wavelength. Now in case of a first maxima, it will become like 3 by 2 lambda. For the first wavelength, तो लैम्डा 1 के लिए आपको कितनी दी है? 590 नैनोमीटर. तो इट विल बिकम लाइक ए थीटा इज इक्वल टू 3 by 2 लैम्डा 1. थीटा की जगह पर आप रखोगे ए, y upon d is equal to 3 by 2 lambda 1. Now you are going to calculate the position of first maxima. तो फर्स्ट सोर्स के लिए आपकी y1 हो गई, तो y1 आपको निकालना है. तो इट विल बिकम 3 by 2 lambda 1 d upon a which is 3 upon 2 590 multiply 10 to the power minus 9. कैपिटल D है आपका 1.5. एपरेचर आपको दिया गया है 2 multiply 10 to the power minus 4 मीटर. ये आपका निकल कर आएगा 6.64 मिलीमीटर. तो आपने ये निकाल लिया लैम्डा 1 के लिए. नाउ इफ फर्स्ट सेकंड के लिए y2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 by 2 लैम्डा 2 d अपॉन ए, वेयर 3 by 2 लैम्डा 2 है आपका 596 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 9. d is 1.5 एंड a is 2 multiply 10 to the power minus 4 मीटर. तो ये निकल कर आएगा 6.705 mm. निकल आया. दोनों वेवलेंथ के लिए हमने पोजीशन निकाल ली. फर्स्ट वेवलेंथ के लिए क्या पोजीशन है? 6.64. इसके लिए कितनी है? 6.705. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा. जो दो सोर्स से फर्स्ट मैक्सिमा कर हुए उनके बीच का सेपरेशन निकालना है. दैट मीन्स डेल्टा वाई निकालना है. दैट इज y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू द 6.705 माइनस 6.64. आप इसको निकालोगे तो ये निकल कर आएगा 0.065 mm. तो हेंस द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन द टू केसेस इज 0.065 mm. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ना फर्स्ट मैक्सिमा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए सेकेंड या थर्ड मैक्सिमा के लिए, तो चेंजेस कहाँ पर करोगे आप? इस n की वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5/2 हो जाएगा. इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है सिर्फ ये कंडीशन. अगर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं निकाल रहे हैं तब की बात हो रही है ये, बाकी मैक्सिमस की जब आप बात करोगे आप.
ठीक है, तो यहीं पर आपका 26 का सी पोर्शन हो गया, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 लॉक हो जाएगा। मूव करते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ए पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो विच सर्किट इज गोइंग टू बी मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? द आंसर इज योर्स दैट पोटेंशियोमीटर। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का फिगर बना के रखा हुआ है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक बैटरी है V और यहाँ पर एक AB है जिसकी जो लेंथ है वो हमने अज्यूम करके रखी है L, एंड यहाँ पर एक EMF है जिसके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड फिर यहाँ पर आप कह सकते हो एक रेजिस्टेंस बॉक्स था यहाँ पर जिसकी रेजिस्टेंस क्या है R है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, तो जब हमारा मन करेगा उसको ओपन करेंगे, जब मन करेगा तो क्लोज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आपका एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जो क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा कि भैया करंट है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट नहीं है तो नहीं शो करेगा, है ना। एंड फिर यहाँ पर एक जॉकी लगाई है जिसको हम ऐसे रोटेट कर 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 हम अपना नल पॉइंट निकालते हैं। सबने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। अब मान लें कि अगर जो हमारा ये स्विच ओपन है, अगर ये जो स्विच है ये अगर ओपन है तो क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। आई क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर तो जीरो रहा, तो यहाँ पर कितना होगा? ई होगा। जब यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई होगा। जब यहाँ पर भी ई है तो इसका यहाँ पर जब हमने ये देखा, इसको नल पॉइंट निकालने की कोशिश करी, तब हमें नल पॉइंट कहाँ मिला? इस केस में जब हमारा स्विच क्या था ओपन, हमारा नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट हमको मिला एक L1 डिस्टेंस पे। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कुछ यहाँ सेट हुआ, यहाँ तक की डिस्टेंस हमें L1 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं पहले क्या लिख दूँ, इतनी चीज लिख देती हूँ कि इफ स्विच K इज ओपन then the null point is set at a length L1। ठीक, अब यहाँ पर ये अगर पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, करंट आई तो जीरो ही रहेगा। क्यों है? क्योंकि ये सर्किट को एक पूरा कंप्लीट पाथ नहीं बना, तो भाई तो करंट तो उसमें फ्लो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आई पूरा क्या है? जीरो है इस वाले केस में। ओके, तो यहाँ पर भी आई जीरो रहा, इसने यहाँ पर शो किया। अब जब ये करंट जीरो है तो यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का सेम रहेगा। ठीक, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? KL1। अब भाई ये K क्या है? तो याद करो, पोटेंशियोमीटर में जब हमने EMF ऑफ द सेल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर आपको मिलती है एक टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय दिस K एंड दिस K इज इक्वल टू V अपॉन L। याद आ गया? चलो ठीक है, तो ये क्या हुआ? KL1 और अपन लिख सकते हैं V अपॉन L L1। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब क्या करें? अब हमारा मन हो रहा है कि इस स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, वो भी करते हैं। तो नाउ इफ स्विच K इज क्लोज्ड, ठीक है। अब जब स्विच क्लोज्ड हुआ तो कंडीशन कैसी बनी? कुछ इस तरीके की बनी होगी। ध्यान से देखिए, अभी ये जो स्विच है ये बंद हो गया है K, और कुछ इस तरीके का हो गया। ये था आपका E, ये था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज योर कैपिटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा? एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि करंट आई गया, फिर यहाँ पर क्या, इस सर्किट में जब करंट आई फ्लो हो रहा है तो I इक्वल टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ दैट E इज द पोटेंशियल EMF अपॉन R प्लस R, यही होगा। ठीक है, और जब ये स्विच क्लोज्ड हुआ तो अब हमें जो बैलेंस पॉइंट नल पॉइंट जो मिला वो हमें कुछ यहाँ मिला, जिसकी हमने डिस्टेंस ले लेते हैं, हम लेंथ हमने ले ली L1 L2। ठीक, तब हमारे जॉकी को हमने सेट कर कर नल पॉइंट जो कैलकुलेट करा वो कितनी लेंथ पर मिला है? L2 लेंथ पर मिल गया है। अब क्या यहाँ पे लिखोगे आप लिखोगे पहले वही V अपॉन L, कितना आया नल पॉइंट? L2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या आएगा? EMF। देखो सर्किट अगर ऐसा है, यहाँ पर है E, यहाँ पर आ जाएगा IR, तो कितना यहाँ पर पोटेंशियल आएगा? E माइनस IR। तो बस यही तो लिखना है, ये लिख दो यहाँ पर, IR लिख दिया। अब मैं I की जगह क्या रख सकती हूँ?
ई अपॉन आर प्लस आर, इसको मैं और अगर सॉल्व करती हूँ तो क्या होगा, ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गए कैंसिल, बचेगा मेरे पास ई आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 भी निकाल ली। अब मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या होगा हमारे पास एक तरफ क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन थी दैट E इज इक्वल टू V अपॉन L L1। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एज यू नो दैट डिवाइड करने जा रहे हैं तो वो आपके पास एक तरफ आएगा E अपॉन ई आर अपॉन आर प्लस आर एंड इक्वल टू में रहेगा आपके पास V अपॉन L L1 upon V upon L L2 and this is going to be cancel out, E from E is cancel। आपके पास होगा क्या, R plus R upon R is equal to L1 upon L2। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको लिखूंगी 1 plus R upon R, this is your internal resistance and this is your normal resistance and L1 upon L2। From here we know that we have to calculate the formula for the internal resistance of a cell। तो क्या हमें सिर्फ ये R का फॉर्मूला बनाना है यहाँ से, तो वो बनाना सिंपल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। फ्रॉम हेयर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 upon L2 minus 1. So this is your formula for the internal resistance of a cell. To measure the internal resistance of a cell, this is your formula। और इसी तरीके से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में भी करना है, बट फिगर आपको नीट एंड क्लीन रखना है। वहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना है दैट यू आर गोइंग टू बी कंसीडर दैट AB इज अ L सेंटीमीटर। ठीक है, फिर L1 क्या है, L2 क्या है, कैपिटल E क्या है, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R क्या है, सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे बताओगे देन यू स्टार्ट एंड प्रोसीड द फर्दर डेरिवेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्लियर। तो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, अगर ये A पार्ट है तो ज़रूरी इसका B पार्ट भी होगा। तो चलो B पार्ट भी देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के B पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि गिव रीजन व्हाई अ पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द EMF ऑफ अ सेल। बिल्कुल हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन ये भी था कि हम EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो क्यों है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज अ नल डिवाइस विच ड्रॉज नो करेंट इन द सर्किट। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक नल डिवाइस है। Therefore, it does not draw any current from the cell, whereas voltmeter draws the current from the cells. That's why we prefer potentiometer over the voltmeter for the measurement of the EMF of a cell। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके C पार्ट की, जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन दिया है। इसमें बोला गया है कि इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ L। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये L कैलकुलेट करना है। वेयर इज L? तो L है आपका एक बैलेंसिंग लेंथ आई होगी आफ्टर सेटलिंग द नल पॉइंट with the jockey। Now give the reason whether the circuit will work if the driver cell of, this is your driver cell, this is what driver cell is replaced by with a cell 2 वोल्ट की सप्लाई से हम इसको रिप्लेस कर दें। बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम इस 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मैं यहाँ से इस AB के अलोंग मैं कोई करंट निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, बिकॉज हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी IAB क्या है मेरा, IAB को मैं मान लेती हूँ करंट ड्रॉज इन द लेंथ AB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा V अपॉन R प्लस RAB। ठीक है, ये V है, EMF होगा यहाँ पर, दिस इज योर EMF अपॉन R प्लस RAB। व्हाट इज स्मॉल r, दिस इज योर स्मॉल r।
ठीक है, दिस इज योर ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ ही तो था, 5 वोल्ट का लिखा हुआ है वहां पर। ओके तो ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था पोटेंशियोमीटर में। तो मैं इससे अगर रिप्लेस कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 5/450 प्लस RAB कहाँ है, यहाँ पर दिया गया है 50 ओम, तो 50 ये होगा 5/500 विच इज इक्वल टू 1/100 और ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो आपका इसके अलोंग IAB करंट निकल आया। जब करंट निकल आया तो इसके अलोंग आप क्या पोटेंशियल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा VAB, हमने मान लिया है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ AB विच इज इक्वल टू IAB और RAB भी गिवन है। तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 50 विच इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल कितना आया VAB 0.5 वोल्ट आया है। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सिलरी सर्किट दिया गया है इसमें कितना है सेल का पोटेंशियल, तो ये आएगा आपका 300 इंटू 10⁻³ वोल्ट विच इज 0.3 वोल्ट। तो क्या यहाँ पर ये जो 0.5 वोल्ट है दैट इज ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ये वर्क कर रहा है सर्किट। हमेशा जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है और हमारा जो ऑक्सिलरी बैटरी का जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा आएगा तभी सर्किट में सब कुछ हो रहा होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो इस सर्किट का मतलब भी क्या हो जाएगा फिर। ठीक है, अब क्या करें, हमको निकालना तो एट लास्ट में L ही है। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, VAB/10। 10 क्यों लिखा, वैसे क्या था K इज इक्वल टू V/L। अगर यहाँ पर ये वाला इतना L है और इतना 10 है तो मैं डायरेक्ट 10 ही लिख दिया ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5/10, ये हो जाएगा 0.05 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक भी बात हो गई क्लियर। अब अगर मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है तो मैं यहाँ से मैं इतना तो जानती हूँ K इक्वल टू V/L होता है, तो मैं उसके लिए L ये लिख देती हूँ। फिर क्या हो जाएगा V कौन सा आएगा, दिस वन और दिस वन। अब ये लेंथ क्यों कब किससे आई होगी, जब यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा, तभी यहाँ पर ये नल पॉइंट ने सेट किया होगा, मतलब इस वाले के कारण। इसको मैं मान लेती हूँ दैट इज V। ठीक है, तो V/, अब क्या लिख सकती हूँ K, क्योंकि K इक्वल टू V/L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 K कितना आया है मेरा 0.05 और ये हो जाएगा 0.3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो मेरा L कितना निकल कर आया, जब मेरा ये 5 वोल्ट का था 6 मीटर निकल कर आ चुका है। तो मैंने तो इतना तो निकाल लिया कि ये 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अब मैं अगर इस 5 वोल्ट को 2 वोल्ट कर दूँ तो देखो मेरा सिचुएशन क्या होगी। 2 वोल्ट मैंने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ उस दौरान मेरा जो IAB है वो मेरा कितना निकल कर आएगा 2/500, यही निकल कर आएगा। ये कितना हो जाएगा 1/250 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 250 आ गया, तो यहाँ से मेरा जो VAB है वो कितना आएगा 1/250 मल्टीप्लाई RAB कितना दिया है 50, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 0.2 वोल्ट। अब देखो मैंने पहले क्या बोला था कि ये ग्रेटर होना चाहिए, अब क्या ये 0.3, अब मेरा जो VAB आया इस केस के लिए वो है 0.2, तो ये तो छोटा हो गया। तो अब तो यहाँ पर करंट फ्लो करने का सवाल ही नहीं है, जब यहाँ पे इतने पूरे का पोटेंशियल ड्रॉप कम है, इतने की सप्लाई पर जहाँ पर हमने लेंथ L कैलकुलेट करी है, तो ये जो सर्किट है ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। जो पूछा गया ना विल वर्क, डज नॉट वर्क बिकॉज the potential along the length AB is less than the EMF draws from the auxiliary circuit, या फिर पोटेंशियल ड्रॉस फ्रॉम द ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, इसीलिए नहीं करेगा, तो आप ये रीजन लिख दोगे। तो यहीं पर हमारा जो 27वां क्वेश्चन है ना वो पूरा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के जो और क्वेश्चन आए थे उस वाले पार्ट की, जिसमें बोला गया है कि स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मीटर ब्रिज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। अब से पहली बात है कि जो मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मीटर ब्रिज हमारा वर्क करता है व्हीटस्टोन
ब्रिज के प्रिंसिपल पर, वो भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब जिसकी कंडीशन, जिसकी फॉर्मूला था दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और वहाँ पर कई जगहों पर दिया होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है वो है हमारी S। ठीक, चलो ठीक है। एंड मीटर ब्रिज में क्या होता है कि जो हमारी स्केल होती है, जो हमारी स्केल आप मान लो यहाँ से ये A और C वाली जो स्केल है वो हमारी टोटल रहती है 1 मीटर की, यानी 100 सेंटीमीटर की। फिर जब हम अपना यहाँ पर जो हमने कनेक्ट करा एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी रेजिस्टेंस है R, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और ये एक जॉकी सेट की गई है जो हमको देता है एक नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो वो पॉइंट को हम कहते हैं भाई नल पॉइंट। ठीक है, अब ये P एंड Q क्या है? P एंड Q हमारी रेजिस्टेंस है कहाँ की? AB के अलोंग एंड BC के अलोंग। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक अजम्पशन कर लिया है कि लेट स्मॉल r ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। मतलब हर यूनिट लेंथ पर जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो कितनी ले ली है? मैंने स्मॉल r ले ली है। बात हो गई यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब मैंने अगर वो स्मॉल r ले ली है तो P रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ जाएगी? फिर यहाँ से वो हो जाएगी r, और कितनी लेंथ है? L। ठीक है, इस AB के अलोंग P रेजिस्टेंस है और मैंने स्मॉल r क्या लिया है? पर यूनिट लेंथ पर जो रेजिस्टेंस है ओम सेंटीमीटर में, तो RL हो गई टोटल रेजिस्टेंस इस P की, क्योंकि क्या हो जाएगी? स्मॉल r 100 माइनस L, क्या यूनिट वो रहेगी यहाँ पर? रेजिस्टेंस है तो ओम यूनिट रहेगी। ठीक है, R हमको क्या है? नोन रेजिस्टेंस है और S हमारी अननोन है। हमें फॉर्मूला किसका निकालना है? अननोन रेजिस्टेंस का निकालना है। तो अब मैं क्या लिखूंगी? R अपॉन S, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट इज RL अपॉन R 100 माइनस L। ये तो कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। फ्रॉम हेयर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, S अपॉन R इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L। यहाँ से आ जाएगा S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन, ये क्या हो गई मेरी? ये मेरा फॉर्मूला निकल आया या फिर एक एक्सप्रेशन निकल आया या फिर एक प्रिंसिपल निकल आया टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस इन एन मीटर ब्रिज, इन अ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये फिनिश हो जाएगा। द थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर में क्या है? आपको एक पहले एक कंसीडर कर लेना है कि स्केल 1 मीटर की जिसके बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमने वो स्केल लिए AB। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक EMF कनेक्ट कर दिया, एक स्विच कनेक्ट करा है। फिर इसके अलोंग हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें हमारे पास एक नोन रेजिस्टेंस, ये है हमारी अननोन रेजिस्टेंस, कनेक्ट करने के बाद सेंटर में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। जब वो करंट फ्लो होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो मिलता है एक पॉइंट P पर, और AB के अलोंग P रेजिस्टेंस है, BC के अलोंग Q रेजिस्टेंस है। पूरी लेंथ अगर 100 है, इतना अगर L है तो इतना हो गया 100 माइनस L। ये तो हो गया फिगर बनाने का। फिर आपको ये जो असम्पशन करना है ये भाई ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये असम्पशन नहीं करा तो मार्क्स कट जाएंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये किस पे वर्क करता है, तो वो है हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर, जिसमें हमने पढ़ा था R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, उसी की तरीके से हमने वहां पर अपनी वैल्यूज रख दी, सब कुछ सॉल्व करने का कैलकुलेट कर लिया। दैट्स तो यहीं पर हमारा जो 27th क्वेश्चन है उसका ए और क्वेश्चन में जो आया था उसका ए पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट की, जिसमें पूछा गया है गिव रीजंस, और इसमें फर्स्ट आपको पूछा है व्हाई द कनेक्शंस बिटवीन द रेजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर वायर्स। थिक कॉपर वायर स्ट्रिप्स के क्यों कनेक्शंस करते हैं हम? दैट इज योर क्वेश्चन कि हम रेजिस्टर्स के बीच में ऐसा क्यों करते हैं मीटर ब्रिज में? क्योंकि जो कॉपर वायर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेस होती है, और हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज रो L अपॉन A। तो अगर रेजिस्टिविटी लेस है तो आपका रेजिस्टेंस भी लेस होगा।
ठीक है, लो रहेगी। तो फर्स्ट रीजन इज दिस वन। देन आप ये भी कह सकते हो कि क्योंकि एक थिक कॉपर वायर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज मोर, and if area of cross section is more then also you can say that the resistance is decreases, है ना, क्योंकि वो inversely proportional है। So this is the reason the connection between the resistors in a meter bridge is made of thick copper strips, because the resistivity of the copper wire is very low, and as the connections are thick so the area become large and the resistance of the wire become almost negligible. That's why we are using thick copper strips। ठीक है, चलो ये हो गया। देन कम टू द सेकंड पोर्शन जिसमें पूछा है कि वाई इज इट जनरली प्रिफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस लेंथ नियर द मिड पॉइंट ऑफ द ब्रिज वायर। वाई इट इज गोइंग टू बी डू दैट, इसलिए करते हैं जिसके कारण जो सेंसिटिविटी है मीटर ब्रिज की वो हमारी इंप्रूव रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस वन। ठीक है, तो अगर हमने सेंसिटिविटी को अगर इम्प्रूव कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो एरर आता है वो मिनिमाइज होगा। तो इसीलिए हमको सेंसिटिविटी हमेशा इंक्रीज चाहिए होती है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस कि ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मीटर वायर, मीटर ब्रिज और यू कैन से। ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी जिससे इम्प्रूव रहे।